मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे कभी ना मरे। मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे कभी ना मरे। मेरी ख्वाहिश है कि जंग छिड़ते ही उनको आसमान में पहुंचाया जाए और जब महफूज वो घर लौटे और मां बाप पूछे कि तुम कहां थे, उनका जवाब होगा कि हम बादलों में खेल रहे थे। बेरहमी से बहुत बड़े तादाद से लोगों को मारा जा रहा है फिलिस्तीन में, गजा में। एक ऐसा खतरनाक जंग जो हमारे आंखों के सामने चल रहा है, जहां पे आम जो सिविलियंस हैं भारी मात्रा में उनको मारा जा रहा है। बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कम से कम एक इस पे विराम हो ताकि सिविलियंस अपने आप को बचा लें। हकीकत यह है कि भारत के सामने युद्ध रोकने का एक मौका, एक सवाल उठा कि क्या आप युद्ध रोकने के पक्ष में हैं कि नहीं है? क्या आप उन बच्चों को बादलों में खेलने के पक्ष में हैं कि नहीं है? और मोदी सरकार ने यह कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। मैं भी एक कविता से करना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और सच पूछिए तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच में ये जो विवाद है, ये जो जंग है, इसको इतिहास से हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन आज हम सब के सामने, दुनिया भर के लोगों के सामने जो चुनौती खड़ी है वो ये है कि बेरहमी से बहुत बड़े तादाद से लोगों को मारा जा रहा है फिलिस्तीन में, गजा में। एक छोटे से इलाके में इतनी भारी बमबारी हो रही है, इतनी क्रूरता से दिन रात इजरायली हमले हो रहे हैं। पूरी आबादी को जीने का, अपने आप को बचाने का, वहां से महफूज निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। और इस सवाल को लेके यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पेश किया गया, सिर्फ और सिर्फ इतिहास के सवालों को दरकिनार करते हुए एक तरह से एक इंसानियत का जो सवाल है। और ये छोटी सी कविता अंग्रेजी में किसी ने मुझे भेजा था। गसान कनाफनी, जो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन उनके नेता थे, 2072 में उनका कत्ल किया गया। 3-4 पंक्तियां अंग्रेजी में, मैं 3-4 लाइन है बल्कि, उसका हिंदी में मैंने अनुवाद किया। माफ कीजिएगा सही अनुवाद है कि नहीं, लेकिन वो लिखते हैं कि मेरी, और इसको आप समझ लीजिए फिलिस्तीनी बच्चों के नाम या फिलिस्तीनी और इजरायली बच्चों के नाम। मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे कभी ना मरे। मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे कभी ना मरे। मेरी ख्वाहिश है कि जंग छिड़ते ही उनको आसमान में पहुंचाया जाए और जब महफूज वो घर लौटे और मां बाप पूछे कि तुम कहां थे, उनका जवाब होगा कि हम बादलों में खेल रहे थे। दोस्तों, मरने वालों की फहरिस्त में बच्चों का जो हिस्सा है वो लगभग आधा है। और संयुक्त राष्ट्र के सामने सवाल उठा कि भाई एक ऐसा जंग, एक ऐसा खतरनाक जंग जो हमारे आंखों के सामने चल रहा है, जहां पे आम जो सिविलियंस हैं भारी मात्रा में उनको मारा जा रहा है। बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कम से कम एक इस पे विराम हो ताकि सिविलियंस अपने आप को बचा लें। और साथ साथ उसमें यह भी कहा गया कि जंग जो है, क्योंकि हर एक चीज का एक कायदे कानून होता है, जंग लड़ने का भी एक कानून है। और इस प्रस्ताव में इल्तिजा यही थी कि भाई जंग जो लड़ रहे हैं लोग, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसके तहत वो जंग लड़े। जिसका मतलब कि आप
सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे, आप सिविलियंस को अपने घर छोड़ने पे मजबूर नहीं करेंगे, आप ऐसा ऐलान नहीं करेंगे कि भाई एक भी बूंद पानी, एक भी दवाई की पत्ती हम गजा के अंदर घुसने नहीं देंगे। प्रस्ताव में सिर्फ ये बातें रखी गई थी, साथ में दहशतगर्दी का और बेलगाम बमबारी को की जम के आलोचना उस प्रस्ताव में थी। तो ये कहना कि भाई इस प्रस्ताव में दहशतगर्द हमलों की आलोचना नहीं थी, इसलिए हम इसके समर्थन में वोट नहीं दे सकते, एकदम बेबुनियाद और गलत बात है। मीडिया में लिखा गया कि भारत ने एब्सटेन किया। हकीकत यह है कि भारत के सामने युद्ध रोकने का एक मौका, एक सवाल उठा कि क्या आप युद्ध रोकने के पक्ष में हैं कि नहीं है? क्या आप उन बच्चों को बादलों में खेलने के पक्ष में हैं कि नहीं है? और मोदी सरकार ने यह कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। और कितनी शर्म की बात है ये। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो 3000-4000 साल पुरानी इतिहास और विरासत, भारतीय गणतंत्र का जो 70-75-80 साल की जो इतिहास है, इसको ठुकराते हुए हमारी सरकार ने यह फैसला ली कि हम अमन के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। इसीलिए मैं समझता हूं इस मीटिंग की अहमियत यह है कि भाई सारी दुनिया में बड़े बड़े जुलूस जलसे निकल रहे हैं। हिंदुस्तान वाहिद एक मुल्क है जहां पे आम शहरी को एक शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने का अधिकार छीना गया है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पे एक 90 साल के बुजुर्ग नेता जम्मू में एक मीटिंग आयोजित करना चाहते थे फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में, और उनको पकड़ के थाने में रात भर बंद किया जाता है। फेसबुक में किसी ने अपना अपडेट किया, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस रखा, तो उनको जो है उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, वो जेल चले जाते हैं। जुलूस की बात तो छोड़िए, जो बड़े बड़े हमने डेमोन्स्ट्रेशन जिसका जिक्र जो है वाजपेयी जी कर चुके हैं, लंदन में, फ्रांस में देखे हमने, मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में देखे। हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारी सरकार ने यह तय किया है कि भाई ये एक ऐसा सवाल है जो एक खतरनाक सवाल है। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज उठाएं। इसीलिए छोटा ही सही, लेकिन ये मीटिंग प्रेस क्लब के फैसिलिटीज में जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी अहमियत, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक मैसेज हम लोग भेजने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान के लोग भी दुनिया भर के लोगों की तरह अमन और शांति के पक्ष में हैं। इजरायली जो जुल्म गजा में किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाने के लिए यहां खड़े हैं। मैं समझता हूं कि युद्ध विराम के अलावा, और ये मांग जायज मांग है, और कितनी जायज ये मांग है आप समझ सकते हैं कि सदर अमेरिका बाइडेन भी एक तरह से इन हालातों से मजबूर हो गए कि वो भी अब युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक गजा की जो जमीनी हकीकत है कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में मैदान में उतरे हैं, वो भी अगर अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं, कितने खराब वहां के हालात होंगे। तो युद्ध विराम के अलावा मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक ऐसा जंग है जहां पे वॉर क्राइम्स बेशुमार जो हैं वो कमिट किए गए हैं। युद्ध से मतलब गजा के इन्वेजन से पहले इजराइल के जो सदर हैं, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, जिस तरह से उनके बयान आए हैं, जहां पे वो एक तरह से इजराइल के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई गजा में कोई बेकसूर इंसान नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून में हम अच्छी तरह इसको समझते हैं कि जब आप एक पूरे ही कौम को, एक पूरे पॉपुलेशन को इस तरह से डिमोनाइज करते हैं, इसका मतलब ये कि वॉर क्राइम्स में आपका मतलब यू आर गिल्टी ऑफ
orchestrating and helping to prepare the ground for war crimes. तो मैं चाहता हूं, क्योंकि फिलिस्तीन जो है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है, उनकी सरजमीन पे जो क्राइम्स हो रही हैं, मुझे लगता है कि दुनिया भर में ये मांग उठनी चाहिए कि इसकी जांच हो, आईसीसी के तहत जांच हो, मुकदमे दर्ज हों। इजराइल के प्रधान, अगर चलिए आप कह रहे हैं कि हमास ने भी वहां पे किया, उन पे भी मुकदमा, उनकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन इजराइल के लीडरों को नहीं कैसे बख्शा जाएगा? जिस तरह के बयान दे चुके हैं, जिस तरह से इजरायली फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये एक फिट केस है कि आईसीसी इस पे इन्वेस्टिगेशन खोले, सबूत इकट्ठा करे और इनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स जो हैं शुरू किए जाएं। तीसरी बात, बोलिविया, कोलंबिया, चिले, ऐसे 3-4 देश हैं जिन्होंने गजा की जमीनी हकीकत को देखते हुए यह फैसला किया कि हम इजराइल के साथ जो नॉर्मल कूटनीतिक संबंध हैं, इन संबंधों को हम आगे नहीं चला सकते, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कुचल डाला, एक ऐसे देश के साथ साधारण डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि हर देश में यह मांग उठनी चाहिए, और क्योंकि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो 70 साल से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो इंटरनेशनल, जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं, इसको इग्नोर करके, इसको वायलेट करके जो है अपना कब्जा फिलिस्तीनी जमीनों पे जमा रखा है, और ये बुनियादी हकीकत हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये इस जंग की इतिहास जो है 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुई। हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सलामती काउंसिल है, उनके रेजोल्यूशंस हैं जो कहते हैं कि इजराइल का फर्ज बनता है कि फिलिस्तीनी जमीन जो वेस्ट बैंक में, गजा में, ईस्ट जेरूसलम, इजराइल को छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इजराइल उनको छोड़ता नहीं है, बल्कि जमीन हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है, वहां पे अपने सेटलर्स बसा रहे हैं। तो ये जो इजराइल की जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, इसको भी देखते हुए मुझे लगता है कि हर देश में चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से हम दबाव डालें इजराइल पे, और ये जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस वगैरह हो रहे हैं इजराइल के साथ, जिससे ये इजरायली पॉलिसी ज्यादा जो है अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, इस पे रोक लगाने की बहुत बड़ी इस पे कोशिश है, बहुत बड़ी कोशिश होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, जिस तरह से नेतन्याहू इजराइल की पॉलिसीज चला रहे हैं, इजराइल के लोग अब खुद कह रहे हैं कि इजराइल के अंदर जैसे अपार्थाइड स्टेट है, यहूदियों के लिए बचा कुचा जो आज डेमोक्रेसी अभी भी है, वो डेमोक्रेसी भी खत्म होने के कगार पे लगा हुआ है। जिस तरह से नेतन्याहू सरकार जुडिशरी को लेके वहां पे पॉलिसी बदलने की कोशिश कर रही है, बताया जा रहा है कि वहां पे कानून तैयार किए जाने की इजराइल की मीडिया पे भी जो है पूरी तरह से दबाव डाला जाए। आप देख सकते हैं कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जहां पे जो मतलब 2 किस्म के कानून हैं। जो सेटलर्स हैं वो बेरहमी से फिलिस्तीनियों पे हमला कर सकते हैं। परसों हमने खबर पढ़ी, वेस्ट बैंक में, कल की खबर है ये, कि अपने जो है जैतून के जो पेड़ हैं उसको हार्वेस्ट करने के लिए कोई फिलिस्तीनी परिवार वहां पे गए, और जो फादर थे वहां पे, उन्होंने अपना फोन वहां भूल गए, वो वापस चले गए और सेटलर्स ने पकड़ के उनको वहां पे मार डाला। कोई केस नहीं दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इस किस्म की कत्ल जो है वेस्ट बैंक पे मुसलसल इस साल मेरे ख्याल में लगता है कि 150 से ऊपर ऐसे लोग मारे गए हैं। तो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है, एक अपार्थाइड सिस्टम है, इसके खिलाफ भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात की जो नेगेटिव, मतलब यहां पे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो इजरायली सरकार की बहुत सारी ऐसी अनडेमोक्रेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक जो अप्रोचेस हैं, जैसे कलेक्टिव पनिश, सामूहिक जो है सजाएं देना, या बगैर किसी मुकदमे या बगैर किसी लीगल प्रोसीडिंग के आपने किसी का मकान तोड़ दिया। ये मत भूलिए कि प्रेरणा जो है, हम जो यहाँ के जो कट्टरपंथ, यहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं,
जो हिंदुत्ववादी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में जो सरकार अपनी नीतियां चला रही हैं, वो इजराइल से सीख रही है ये सब। और मुझे लगता है कि इतिहास का सवाल अपनी जगह ठीक है, इस पर चर्चा हो, डिबेट हो, वन स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन, कैसा भी हो, लेकिन हिंदुस्तान का फर्ज बनता है कि वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े रहे। जिस तरह से जंग चल रहा है, जिस तरह से बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, इसमें हिंदुस्तान की सरकार की आवाज उठनी चाहिए इसके खिलाफ। और जो इलीगल तरीके से जो इजराइल की जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, इसका नकल करना हिंदुस्तान की सरकार बंद करे। इसी में हम सब की भलाई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी आवाज उठाएं कि जो सीज फायर की जो मांग उठ रही है सारी दुनिया में, फिलिस्तीनी लोगों को बचाने का जो जिस तरह से लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, इस पे हम अपना भी आवाज उठाएं और जोर से जोर तरीके से हम दुनिया भर में इसको पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।